रात के 9 बजने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश की अपना हिमाचल में सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के वाटर सेस के विरोध में पंजाब और हरियाणा सरकार ने आज प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी कड़ा रुख अपनाया है। दोनों राज्यों की विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। पंजाब और हरियाणा की विधानसभा ने इसे पारित किया है। पंजाब के साथ मनमानी नहीं चलेगी। सीएम जब ये प्रस्ताव पारित पेश कर रहे थे उस वक्त उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश का वाटर सेस लगाने का फैसला पूरी तरह से गैर कानूनी है, अवैध है, राजनीतिक फायदे के लिए इसे पारित किया गया है। तो जिसका जवाब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब और हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। जल विद्युत परियोजनाओं पर सेस लगेगा। ये पंजाब और हरियाणा की कोई परियोजना नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश की सरहदी इलाकों में जल विद्युत परियोजना है उन्हीं पर सेस लगाया गया है। लिहाजा हरियाणा और पंजाब राज्य को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीएम सुक्खू ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पहले महापंजाब हुआ करता था। हम सब भाई बहन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। तभी मैंने कहा कि विस्तृत स्टेटमेंट में कल जब वो संकल्प को पढ़ने के बाद दूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश ने जो वाटर सेस लगाया है वो हिमाचल में जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसमें हरियाणा का सरकार का तो कोई भी नहीं है और पंजाब सरकार का भी कोई नहीं है वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट। उन्होंने किस परिस्थितियों में ये संकल्प लाया और पास किया उसको जानने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट के है, एनटीपीसी के है, एनएचपीसी के है। हमारा एक एसजेबीएनएल पीएसयू है जिसमें हमारी भी 27% इक्विटी है। प्राइवेट के कई लोग हैं उसमें इक्विटी है। वो हिमाचली युवा है उनमें इक्विटी है। तो कई प्रकार से हमने हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगा। अब आइए सुनते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिमाचल के वाटर सेस को लेकर विधानसभा में क्या कुछ कहा। मिन्नत मेरा पानी जो लेने ਉਹਦੇ पैसे दो। कमाल है जी। राजस्थान ਨੂੰ ਅਸੀਂ पानी दे रहे हैं, बकरी भी नहीं पानी पी सकती उस चों ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ पंजाब ਦੀ। पानी ਜਾਂਦਾ जी। हरियाणा कहता सानू पानी दो, हिमाचल वाले कहन लगे सानू दो, उत्तों कोले वाले कहते ने श्रीलंका के उत्तों दियाओ। पंजाब नूं समझिया क्यों इन्होंने चारे पासों पै निकले जी नोचण नूं। सो ये पंजाब नाल बिल्कुल धक्केशाही है। बथेरा बोलते हैं, लोक सभा च बोले, राज सभा च बोले, झाकियां खत्म कर देंगे साडियां 26 जनवरी की परेड चों। जीएसटी का हिस्सा सानू नहीं देंदे। हुण नवां सैस जिहड़ा लाउण दी कोशिश कर रहे हैं वो भी ऑर्डीनेंस राहीं। वहीं हरियाणा विधानसभा में भी हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिमाचल का वाटर सेस अवैध है, गैर कानूनी है। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। With this new levy of water cess, the government of HP is trying to put additional tax burden on the state of Haryana, as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy, there will be an additional financial burden amounting to rupees 1,200 crore per annum on partner states, out of which around rupees 336 crore will be burdened on the state of Haryana. This new levy is not only infringement of exclusive rights of the state over its natural resources, but will also result in additional financial burden for generation of power, resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Government of Himachal Pradesh is against the provision of the Interstate Water Disputes Act 1956. The state of Haryana, through the Bhakra Byas management projects,
is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite state of Haryana and Punjab to HP. This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh. This House also requests the government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance as the same is in violation of the Central Act, that is Interstate Water Disputes Act. वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पानी राज्य का विषय है और हमने अपने राज्य की सीमा में वाटर सेस लगाया है। पंजाब विधानसभा में भी हमारी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हमने पानी पे सेस लगाना है और रिकॉर्ड टाइम में हमारे विभाग ने सारे पहलुओं पे काम किया। ऑर्डिनेंस लेके आए और 100 दिन के अंदर हमने उसको कानून का भी रूप पहना दिया। पानी हमारा है, पानी स्टेट का सब्जेक्ट है। बिजली चाहे केंद्र का सब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन पानी राज्य का सब्जेक्ट है, हमारी नदियों में बह रहा है। जो हम टैक्स जो सेस हम लगा रहे हैं वो हिमाचल की बाउंड्री के अंदर जो पानी है उस पर लगा रहे हैं। तो पंजाब में वाटर सेस के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। हिमाचल की ओर से ऑर्डिनेंस लाया गया कि पानी पर सेस लगाया जाए, उसी के विरोध में आज पंजाब विधानसभा की ओर से इसका विरोध किया गया और एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें मांग की गई है कि हिमाचल इस ऑर्डिनेंस को वापस ले और केंद्र सरकार और केंद्र अपने कुछ अफसर भेजे जो इस पूरे मामले पर और इस डिसीजन पर सही फैसला ले और केंद्र सरकार इसमें दखल दे और इन ऑर्डिनेंस पर कोई ना कोई विचार करके फैसला ले। वही पंजाब का मानना यह भी है कि 1200 करोड़ का सालाना इससे पंजाब पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और पहले ही पंजाब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है और इस रेजोल्यूशन को पंजाब के जो वाटर रिसोर्सेज मंत्री हैं गुरमीत सिंह मीत है उनके द्वारा मूव किया गया और पूरी विधानसभा से सर्वसम्मति के साथ इस मते को पास किया गया। और देखना यह है अब कि क्या इस ऑर्डिनेंस पर कोई विचार किया जाता है, क्योंकि हिमाचल का तर्क और है। हिमाचल का 172 जो कमीशन्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर तर्क है कि वो हिमाचल में मौजूद हैं। इसके अलावा हिमाचल से बाहर टैक्स नहीं है। वहीं पंजाब इसको इमोशनली देख रहा है। इमोशनली देखते हुए 1956 और 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी हवाला इसमें दिया जा रहा है कि इससे पंजाब के पानी पर दावेदारी हिमाचल की बढ़ेगी और ये जो कि पंजाब को गवार नहीं है और इस पर फैसला लेना चाहिए और इस मते के जरिए इसको गवर्नर के पास भेजा गया है। गवर्नर के बाद केंद्र सरकार से भी मांग की गई है। कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब विधानसभा चंडीगढ़। तो बवाल जिस मुद्दे पर शुरू हुआ वाटर सेस, आखिर वो है क्या, विरोध में क्यों पंजाब और हरियाणा सरकार दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको कुछ लफ्जों के जरिए, कुछ की पॉइंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हिमाचल सरकार ने वाटर सेस का एक ऑर्डिनेंस बनाया। 172 से 175 पन बिजली परियोजनाओं पर कहा गया कि ये सेस लगेगा। हिमाचल को सालाना इससे फायदा जो होगा वो 1000 करोड़ के फायदा होने की बात कही गई है, लेकिन वाटर सेस से बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो इसी मुद्दे पर यह विवाद हो सकता है कि ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। भाखड़ा ब्यास बोर्ड की बिजली दरें बढ़ सकती हैं। रेट बढ़ा तो हरियाणा और पंजाब पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। पंजाब को 800 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पंजाब के विधानसभा फ्लोर पर भगवंत मान ये कहते हुए नजर आए कि हम पर वित्तीय बोझ जो बढ़ेगा वो 1200 करोड़ का बढ़ेगा। वहीं हरियाणा सरकार पर बोझ की अगर बात करें तो उनके हवाले से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 करोड़ के बोझ का डर हरियाणा सरकार को है। तो ये बड़े मुद्दे हैं, बड़ी बातें हैं जो हरियाणा और पंजाब सरकार को इन तमाम इस वाटर सेस लगाने के बाद से इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं चिंता उन्होंने व्यक्त की है और इसीलिए ये प्रस्ताव पारित किया है। तो उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब भी दे दिया है
कि ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत परियोजनाओं पर ही वाटर सेस लगाया गया है, इससे पंजाब और हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर का हिमाचल प्रदेश से जो आई दूसरी बड़ी खबर वो ये थी कि जीवन मिशन का मुद्दा गूंजा। जल जीवन मिशन का सदन में जोरों से आज विधायक चंद्रशेखर ने श्वेत पत्र की भी मांग की। उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री से मांग की है। जल जीवन मिशन के तहत खरीद मामले में मांग की गई है, तो सदन में जोरों से गूंजा जल जीवन मिशन का मुद्दा। आपको बता दें कि बजट सत्र का 7वां दिन है और कई मुद्दे लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा फ्लोर में, और इस बीच जल जीवन मिशन का भी मुद्दा गूंजा। विधायक चंद्रशेखर ने श्वेत पत्र की मांग की। ठीक है, तो आज कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर आज हंगामा देखने को मिला, कहीं नोकझोंक देखने को मिली। राजेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जल जीवन मिशन का मुद्दा आज उठा सदन में, और इस हवाले से श्वेत पत्र की भी मांग की गई। क्या जानकारी देना चाहेंगी राजेंद्र? सना, आज प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन का प्रश्न लगा था और उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जवाब, प्रश्न और उत्तर हो रहे थे। और इसी बीच जब मुद्दा उठा तो कई विधायकों की तरफ से पाइप की क्वालिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा किया गया, तो कई विधायकों की तरफ से जो नल की क्वालिटी के ऊपर सवाल खड़े किए गए। ऐसे में धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र की मांग की। चंद्रशेखर वहीं धर्मपुर से आते हैं जहां से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह विधायक होते थे, उनको हराकर चंद्रशेखर विधानसभा में पहुंचे हैं। और महेंद्र सिंह पूर्व की सरकार में जल शक्ति मंत्री थे, उन्हीं के समय जल जीवन मिशन का ये जो पाइप खरीद हुई थी, इस पूरे मामले का जिक्र हो रहा था। तो इसलिए ये चीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और उन्होंने सरकार से डिमांड की कि श्वेत पत्र के ऊपर लाया जाए। हालांकि जल शक्ति मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसका जवाब गोलमोल का जवाब दिया और उनकी हामी नहीं भरी श्वेत पत्र के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप जीत कर आए हैं, आप जल शक्ति मंत्री को हरा कर आए हैं। इसके बाद सदन में बजट के अभिभाषण के ऊपर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से विधायकों ने बजट के ऊपर बोला और कई बार सदन में गहमा गहमी का माहौल रहा, तीखी बहस दोनों तरफ से हुई। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से सतपाल सत्ती भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और ऊना से विधायक हैं, उन्होंने जब भाषण दिया तो जमकर तीर उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर चलाया। इसके अलावा सदन में पहली बार चुनकर आए विधायक जवाहर द्रंग से विधायक पूर्णचंद ने, उन्होंने भांग की खेती को लीगल करने की बात की। उन्होंने कहा कि जो द्रंग का क्षेत्र है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है और उच्च गुणवत्ता की भांग का प्रयोग वहां भांग उगाई जा सकती है, जिसका प्रयोग मेडिसिन के लिए किया जा सकता है। तो उस दृष्टि से भांग को लीगलाइज किया जाए। इसके अलावा गग्गल एयरपोर्ट का मुद्दा विधायक पवन काजल ने उठाया। उन्होंने कहा कि लगातार बात की जा रही है कि कांगड़ा का और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण के लिए लगातार बात की जा रही है, लेकिन तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए गए और नोकझोंक भी देखी गई। तो ऐसे आने वाले दिनों में भी ये नोकझोंक देखी जाएगी जब तक कि बजट सत्र चलेगा। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल अपना हिमाचल में रुकेंगे, इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर, जनमंच कार्यक्रम को बंद करने के हवाले से सरकार के फैसले के बाद नोकझोंक दिखी। सदन में पंचायती राज मंत्री ने बयान दिया। सदन में जयराम ठाकुर ने इस बयान पर इस बात पर आपत्ति जताई। जनमंच कार्यक्रम को जारी रखने की मांग की गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह ने जनमंच को लंच मत का नाम दिया, जिसके बाद हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री के बयान पर जमकर हंगामा सदन में देखा गया। सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी योजना इसके बदले लाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत सिंह नेगी मौजूद है। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि वो जो जनमंच है वो लंच मंच तक सीमित था? हालांकि ये कहा गया कि 45,000 के करीब जो है शिकायतें आई और 900 के करीब कुछ कम जो है निवारण उनका बचा हुआ है। अभी जो विधानसभा का बजट सेशन चला हुआ है, ये वर्तमान सरकार का पहला बजट सेशन है और जो हमारी भाजपा की सरकार अब अपोजिशन में है और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि हर मुद्दे पर अब उन्होंने एक ये सोच रखा है कि मैंने बीच में जो है बोलना ही बोलना है। आज भी यही बात हुई कि प्रश्न काल जो था उसमें जनमंच के बारे में प्रश्न आ गया था, उसका सप्लीमेंट्री भी आ गया था, मंत्री महोदय ने उसका जवाब भी दिया था। जब प्रश्न काल समाप्त होने के बाद फिर जयराम जी खड़े हो गए, जबकि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है कि जो प्रश्न का जवाब दिया गया उसके बारे में फिर वो जिक्र करे, या तो उनको कोई अन्य नियम के तहत चर्चा लानी चाहिए। परंतु फिर भी माननीय स्पीकर महोदय ने उनको मौका दिया, तो उसमें हम कोई ऐतराज नहीं है। स्पीकर, आपने जरा लंच मंच क्यों कहा जनमंच को? क्योंकि ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि इनका बहुत बड़ा जो है एक कार्यक्रम था, बताना चाह रहे हैं अगर जनमंच इनका सफल हुआ होता तो आज ये विपक्ष में नहीं होते। 45,000 के करीब शिकायतें थी, उनमें 43,000 का निवारण हुआ। जनमंच क्यों बनाया गया?
जनमंच इसलिए किया गया कि बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए, मंत्रियों को सुनने के लिए लोगों ने जाना छोड़ दिया था, तो इन्होंने नया तरीका निकाल दिया। सरकारी खर्च पर जो है जनमंच का आयोजन किया गया, और उसमें भी आपने देखा लंच मंच, मैंने इसलिए कहा कि लंच के ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया। टेंट पर भी 2 करोड़ से ऊपर। अब बताइए शामियाना किसके लिए लगाया गया? शामियाना और लंच में सारा पब्लिक का पैसा खर्च कर दिया। हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है, तो अगर इतना पैसा 5-10 करोड़ रुपए ये पंचायत घरों को देते तो कितनी पंचायतें पंचायत घर बन जाते। क्या कैसे जो है सरकार की भी जिम्मेदारी रहती कि सदन सही तरीके से चले? हम कभी भी गतिरोध नहीं चाहते हैं, हम भी विपक्ष में थे, हमेशा जो है हमने नियमों के तहत ही मुद्दे उठाए। ये नियमों के तहत मुद्दे उठाए, हम हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने तफसील से बताया कि अंदर सदन के भीतर क्या हुआ, और यहाँ पर यह दलील दी जा रही है कि जो ऐलान सदन के भीतर हुआ है कि जनमंच कार्यक्रम को बंद किया जाएगा क्योंकि ये कार्यक्रम सही नहीं था। ऐसा जो है अब जो कांग्रेस सत्ता में आई है वो ये कह रही है, और जो सदन के भीतर जो गतिरोध हो रहा है इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिभा सिंह ने पार्टी के 85वें अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दों और आने वाले शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर इन्होंने मदद की। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग भी। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है, और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आप तक सामने लेकर आएंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very, very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found, the lack of quality conscious, at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they confine only 5 to 6 different items, which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटीकोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। तो
देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज यूपी के गोरखपुर में नवरात्रि के पहले दिन लोगों को फलाहार कराया। राज्यपाल ने कहा कि वो इस परंपरा को कई सालों से मनाते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर गोरखपुर वासियों के लिए नवरात्रि के मौके पर फलाहार का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निर्जल नवरात्रि व्रत रखते हैं। राज्यपाल ने यहां लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश प्रदेश। नमस्कार।